लोक दर्पण के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम फिर से आपके बीच में आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं राजनीति की एक ऐसी शख्सियत से जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल और उस समय के प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी की जिस तरह से यारी की जो चर्चा सियासी गलियारों में चलती थी, वैसी ही इस दोस्ती की चर्चा हरियाणा की सियासी गलियारों में चलती है। आज हम मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा की सियासत के राजनीतिक परिवार, जड़ों से किसान नेता और जाटलैंड की इस धरती पर जिन्होंने सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनकर जनता की सेवा की है, ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्र और अब के इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के सबसे घनिष्ठ माने जाने वाले राजपूत चेहरे के तौर पर जो पहचाने जाते हैं क्षेत्र के अंदर, दिनेश बल्ली शेखावत। आज हम उनसे रूबरू करवाएंगे आपको और जानेंगे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को, उनकी राजनीतिक यात्रा को, उनके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ संबंध को, हमारे क्षेत्र की क्या क्या कमियां हैं जो वो दूर करना चाहते हैं, क्या क्या कमियां सरकार जो दूर नहीं कर सकी और क्या क्या कमियां सरकार ने फैला रखी हैं। इन सभी बातों को लेकर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बल्ली शेखावत, दिनेश शेखावत जी से। सबसे पहले तो चाचा जी, आप वैसे चाचा जी भी है मेरे, तो आपका स्वागत है लोक दर्पण पर। जो आपकी सबसे पहला तो मेरा एक यही क्वेश्चन है और जनता भी जानना चाहती है कि आपका चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ घनिष्ठ मित्रता रही है, संबंध रहे हैं। काफी मौके ऐसे होते हैं जब आपको उनके साथ देखा जाता है, वो बहुत ही आपसे हंस के मिल के बात करते हैं, तो आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? मैं इस रिश्ते को ऐसे देखता हूँ कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, बचपन में मेरे पापा स्वर्गीय श्री शेर सिंह जी सरपंच साहब ने इस इनेलो पार्टी में ज्वाइन किया और वो हमें उंगली पकड़ाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास छोड़ के आए और उसी दिन से इसी पार्टी में हमने कोई दूसरी पार्टी नहीं देखी, ना कभी दूसरी पार्टी की तरफ गए। जो उन पार्टी का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ और मैंने पहले लोहारू हल्के में काम किया, क्योंकि लोहारू जब हमारा सतनाड़ी गांव लोहारू हल्के में पड़ता था, उसके बाद हम महेंद्रगढ़ हल्के में चले गए, तो हमने महेंद्रगढ़ हल्के में भी पूरे में काम करने का मौका मिला और जहाँ भी पार्टी हमारी जिम्मेवारी लगाती है हम उस पर निष्पक्ष पूरा काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए नेताओं को ये पता है कि भाई कभी भी कोई भी जो फंक्शन या कोई भी काम होता है तो हम बढ़ चढ़ कर भाग लेने का काम करते हैं। जैसा कि आपने बताया अभी कि हम पहले लोहारू में थे, तो अभी हमारे सामने एक अलग से अभी जो अगला परिसीमा है वो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर आने वाला है। तो आप कैसे क्या समझते हैं कि इस परिसीमा के बाद में राजनीतिक हालात कैसे रहेंगे, अपने क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जब परिसीमन होएगा उसके बाद तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि नारी कांची चुंची हो जाएंगी, छोटी कांची चुंची हो जाएंगी, अब काफी बड़ी बड़ी कांची चुंची हैं, उसमें ज्यादा वोट हैं, तो उसमें प्रभाव तो पड़ता ही है, वजन तो बनता ही है। जैसे पहले हम लोहारू में थे तो इतने इतने काम नहीं हुए, फिर उसके बाद इधर आए तो थोड़े बहुत काम हमारे हुए हैं, थोड़े बहुत हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए, लेकिन वो भी बिल्कुल निम्न हुए हैं। जो भी पूरे हरियाणा में हुए, जैसे पूरे हरियाणा का काला पानी नारनौल को बोलते हैं और नारनौल का काला पानी सतनाड़ी को बोलते हैं, तो सतनाड़ी में कोई व्यवस्था नहीं है। आज हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल बना दिया तो इसमें ना कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग तो बन गई लेकिन इसमें आज बिल्डिंग बने हुए भी काफी दिन हो गए, वो उसमें भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस ऐसा ही तहसील है, तहसील में ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। ऐसे ही मंडी है, मंडी में अब हरियाणा की टॉप मंडियों में से सतनाड़ी एक मंडी है जहाँ गेहूं की आवक सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन आज तक शेड वगैरह कुछ नहीं है, किसान के ऐसे ही दाने खिंडते घूमते हैं, जब बारिश आ जाती है ऐसे नालियों में बह जाता है अनाज।
इसी प्रकार से जैसे सतनाड़ी और ये अहिरवाल की धरती आ गई, राजस्थान शेखावाटी की धरती आ गई, इसको फौजी फैक्ट्री या वीरों की भूमि कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो सैनिक एक्सप्रेस वगैरह आती है उनका भी ठहराव नहीं है। इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो यही कहूंगा कि मांग गया हमारा पुराना रेलवे स्टेशन है, इधर से खेतड़ी तक के आज फौजी उतरते हैं यहाँ और आते थे। अब बेचारे वो कहीं जा दूर दूर उतर के न कहीं जाते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि हर ट्रेन का ठहराव होना चाहिए यहाँ, और हर सुविधा होनी चाहिए। मौजूदा स्थिति के अंदर आप राजनीतिक हरियाणा के राजनीतिक हालात को कैसे देखते हैं? राजनीतिक हालात बड़े खराब है। यहाँ किसी का बोलबाला नहीं है, किसी की नहीं चलती, सब कठपुतली का खेल चल रहा है। यहाँ बेखौफ है, सब अधिकारी हैं वो बेखौफ हैं। मैं सतनाड़ी का ही उदाहरण दे देता हूँ कि तहसीलदार, कितने तहसीलदार यहाँ करप्शन में भी अंदर चले गए, आते हैं कभी 15 दिन में एक दिन आ गए, कभी 10 दिन में एक आ गए, कोई परमानेंट तहसीलदार भी यहाँ नहीं लगा। सरकार तो बिल्कुल फेलियर है। सरकार ना स्कूलों में मास्टर हैं, ना कोई पढ़ाई है, ना कोई लेना है ना देना है, सब अभिभावक बेचारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आप वर्तमान सरकार को जनता की उम्मीदों पर कितना मानते हैं कि कितना खरा उतरी है कि नहीं उतरी है? सबसे सबसे भ्रष्ट जो सरकार मैं कहूंगा तो यही, कोई जनता क्या, कोई इन्होंने कोई डी ग्रुप की एक नौकरी निकाल देते हैं और उसमें वाई लूट लेते हैं। जो बड़े लेवल की नौकरी है वो तो बाहर के प्रदेशों के बच्चों के लिए है। हरियाणा के लिए तो डी ग्रुप का एक वो आता है, बस उसमें बच्चे लग जाते हैं, उसमें आप ढिंढोरा पीटते हैं, हमने इतने बच्चे लगा दिए, इतने बच्चे लगा दिए। हरियाणा के अंदर आप विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या वो अपनी आवाज जनता तक पहुंचा पा रही है? विपक्ष की नाम की तो कोई है ही नहीं। विपक्ष होता तो कांग्रेस के इतने विधायक होते हुए आज तक उनका खुद का ही विपक्ष, उनका ही प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना सके। विपक्ष की जो भूमिका निभाते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल एक पार्टी है, वो ही निभाती है। चाहे हमारे एक विधायक थे पिछली बार, लेकिन उन 89 के ऊपर भारी पड़ते थे। आज हमारे पास 2 विधायक हैं, वो ही बोलते हैं। कांग्रेस वाले तो चुपचाप बैठ के तमाशा और शेर शायरी करके उठ के चले आते हैं। ये कोई तमाशा थोड़ी है, जनता का पैसा लगता है, जनता के पैसे से विधानसभा चलती है, कोई मुद्दे नहीं उठाए जाते। हमारी पार्टी एक इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो हमारे यहाँ नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ऐसे हैं जो विपक्ष का भी काम कर रहे हैं। जैसे पिछली सरकारों ने एक युवाओं के लिए रोजगार की बात कहती थी तथा उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, कहा था कि हम हर पथ योजना के तहत अगर सड़क पर कहीं भी गड्ढा मिलेगा तो हम उसका, अगर वो 7 दिन के अंदर अगर कोई फोटो डालता है नहीं होती है, तो आज के दिन वो हर पथ उनकी योजना बंद हो गई है। इन पोर्टल के बारे में जो सरकार लॉन्च करती है, इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? ये सब नकली सौदे हैं, कुछ नहीं करते ये, सिवाय कागजों में ये करते हैं। धरातल पे कुछ नहीं होता। धरातल पे वही गड्ढे हैं, वही पानी भर गया। आज बाढ़ में लोग, किसान मर रहे हैं। देखो ना कितने लोगों की फसल आज बर्बाद होगी, किसान बेचारा रोता फिर रहा है। अब कह रहे हैं पोर्टल खोलेंगे, कब पोर्टल खुलेगा, कब उसमें कुछ होगा, कब किसान के पास, आज जरूरत तो पैसे की अब पड़ेगी किसान को। किसान बीज लाएगा, खाद लाएगा, खाद नहीं मिल रही। खाद के लिए हमें राशन कार्ड ले लेके पहुंचना पड़ता है, एक एक कट्टा पोर्टल के हिसाब से मिलता है। उस कट्टे को उठा के लाते हैं तो फिर दोबारा फिर लाइन में लगना पड़ता है। तो ये कोई सरकार थोड़ी है। सरकार तो चौधरी देवीलाल की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी, जो किसान को पहले खाद बीज मुहैया करवा देते थे आने टाइम से पहले, और एक एक दाना किसान का जो खरीदते थे तो किसान खुशहाल हो जाता था। आपको पता है, हम जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तो यहाँ सतनाड़ी में बाजरा, राजस्थान तक का बाजरा खरीद दिया था किसानों का, क्योंकि उन्होंने कहा था भाई राजस्थान में भी तो किसान ही है। रोजगार की एक बहुत बात चलती है, रोजगार पर आप क्या बताना चाहेंगे कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर बहुत कम है? बहुत कम रोजगार। यहाँ आईएमटी का ढिंडोरा पीट पीट कर 3 बार सरकार बना ली इन्होंने, आज तक कोई ईंट लगने का कोई काम नहीं है।
यहाँ बताते हैं कि हम IMT बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और बोला जिला नया महेंद्रगढ़ जिला अलग से बना देंगे। कोई जिला की कोई, बस एक बार जब वोट आते हैं इनको सब याद आ जाता है, एक बार वहां ले जाके खड़ा कर देते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, और उसके बाद उस पर वहां चाहे कुछ भी करें, बाद में उसमें कोई 5 साल तक कोई संभालने वाला नहीं है। जब 4.5 साल सरकार के रह जाए, जब वो आगे एक बार थोड़ी सफाई सुफाई करवा के वहां से आगे अब आएगी, अब आएगी, अब IMT आएगी, अब ये आएगा, अब रोड बनेंगे, ये होगा। कुछ नहीं है, ये सिर्फ खोखले बातें हैं, खोखली सरकार है। झूठ बोलना इनको अच्छे से आता है, झूठ बोल के वोट ले जाते हैं। किसानों की आप ये देखो कि गरीब आदमियों के जब सरकार ने वोट की जरूरत थी, जब तो इनको राशन कार्ड बना दिए, और अब जब जो ही सरकार बन गई सबके राशन कार्ड काट दिए। एक हमारा क्षेत्र जो सतनाड़ी क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, हरियाणा है, ये जो यहाँ की मुख्य जो आमदनी है वो किसान परिवार से आते हैं। किसान खेती यहाँ की मुख्य आमदनी है। तो अभी आप किसानों की समस्याएं और MSP को कैसे देखते हैं, और INLD पर इसका क्या वो रहेगा खास ध्यान? INLD तो किसानों की ही पार्टी है। देखो ना, एक बात सुनो, अपने देश में कितने लोकसभा सांसद थे और कितने विधानसभा में थे, कुछ मंत्री भी थे, MLA भी थे, किसी ने किसानों की कोई आवाज उठाई? सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस्तीफा देकर और किसानों के साथ बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। उनकी हर मदद, किसानों की हर मदद में आए तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आए। हरियाणा को जो चाहिए तो ऐसा नेता अभय सिंह चौटाला ही है, जो कि पूरा किसान वर्ग को, नीचे वर्ग को, छोटे दुकानदारों को उठा सकता है। आज आप देखो मार्केट में, मंडियों में दुकान खाली हो रही है क्योंकि बड़े बड़े शोरूम आगे ऑनलाइन से हो गया, तो कोई खरीदार नहीं है, सब ऑनलाइन माल मंगा लेते, तो छोटे दुकानदार बेचारे कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। पहली बात तो उनका, सबका, छोटे दुकानदारों का, किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी ज्यादा से ज्यादा उठाकर, जो अभी जो इस पानी की वजह से जो फसल खराब हुई, इसकी स्पेशल गिरदावरी करवा के 80-80 हजार रुपये एकड़ का सरकार को देना चाहिए। हम ये पूरी मांग करते हैं। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही पर आए दिन कोई ना कोई न्यूज आती रहती है, अपडेट आई रहती है। कहीं कोई प्रदर्शन चल रहा है, कहीं कोई शिकायत हो रही है, जिसको लेकर जनता में तरह तरह के गुस्से और तरह तरह की प्रतिक्रिया आती रहती है। इस पर आपके अनुसार क्या समाधान होना चाहिए इनका? समाधान तो प्रशासन पकड़ होनी चाहिए। प्रशासन पर अगर पकड़, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को प्रशासन के ऊपर इतनी तगड़ी पकड़ थी, वो उनको ये पता था कि भी मेरा कौन सा अफसर कहाँ लगा हुआ है, और वो जब तक रात को 12 बजे तक भी वो किसी अफसर के भी फोन उठा करके फोन कर देते थे और उनको पूछ लेते थे कि भाई तेरे इलाके में क्या है। तो इसलिए प्रशासन सोता नहीं था। और अब तो अधिकारियों की चल रही है, टाइम पे आते नहीं है, टाइम पे जाते नहीं है, कोई भी है, कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मन मर्जी से काम हो रहे हैं, सरकार की कोई अधिकारियों पकड़ नहीं। आप खुद सतनाड़ी गांव से आते हैं, आप सतनाड़ी गांव के, जैसे आपने बताई पहले, कुछ समस्याएं जैसे ये हॉस्पिटल की, इनकी, तो शिक्षा और हॉस्पिटल, इनको लेके आप क्या समस्याएं मानते हैं? बस सरकार की नाकामी मानता हूं, मैं तो यही मानता हूं। देखो एक बात बताओ, जब मंडी, प्रॉपर मंडी है, अपनी सतनाड़ी की मंडी है, उस पर टीन शेड तक नहीं डलवा सकी सरकार। कितनी पुरानी मंडी है, बहुत पुरानी मंडी है। हम तो जब जन्म में 50 साल का हो गया, 50 साल पहले बनी हुई मंडी है, उस पर आज तक टीन शेड नहीं डला। आप ये देखियो, हॉस्पिटल इतना जर्जर हालत में है कि डॉक्टर कब दब के मर जाए जो जब बैठे हैं। नई बिल्डिंग है, उसका आधा काम हो गया, आधा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें सूर घूम रहे हैं। थाना है, थाना बहुत पुराने जमाने का थाना है, वो कब गिर जाए, SHO कब दब के मर जाए। तहसील है, तहसील बना तो दी, लेकिन तहसील की कोई बिल्डिंग नहीं है।
स्कूल पुराने स्कूल बनाए हुए हैं, वो भी सेठों के बनाए हुए हैं, किसी सरकार के बनाए हुए स्कूल नहीं है, वो सेठों के बनाए हुए स्कूल है, उन्हीं में स्कूल चल रहे हैं। कोई नई बिल्डिंग, कोई तो अच्छी बिल्डिंग बना के देनी चाहिए सरकार को बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छे अच्छे वहाँ टीचर वगैरह रखने चाहिए, अच्छे वो, क्योंकि लोगों का अब प्राइवेट स्कूल में इतना तो कोई रोजगार नहीं है। पहली बात तो कौशल रोजगार में कितना मिलता है, 15-20 हजार, उसमें बच्चा पढ़ाएगा, दूध लाएगा, दही लाएगा या सब्जी लाएगा, तो इसलिए तो फेलियर होता जा रहा है सारा मामला। राजनीति से जुड़ने का आपका निजी अनुभव कैसा रहा? देखो जी, राजनीति में तो बात यह है कि मेरा शुरू से ही, किसी आदमी का कहीं चाव होता है, किसी का भाई पढ़ने में चाव होता है, किसी का खेलने में चाव होता है, तो मेरा तो शुरू से ये था कि भाई मैं किसी पार्टी में, मैं जैसे कि जब हम छोटे थे कॉलेज में पढ़े तो ताऊ देवीलाल ने अपना जो था उनको सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री चुना, लेकिन चुनने के बाद उन्होंने खड़े होकर कहा अगर मैं तो वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो इस पार्टी में आने का, इस पार्टी में काम करने का, वहाँ यहाँ हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं होता, कौन जाति का है, कौन पाति का है, कौन कौन किसी का है, सबको समान देखा जाता है। सब कार्यकर्ता एक परिवार की तरह काम करते हैं। कोई आज हमारे बीच में इनेलो के जो अध्यक्ष रहे हैं, सुप्रीमो रहे हैं, जिनको ताऊ देवीलाल की जिनमें छवि थी, मानते हैं किसानों का जो बहुत अच्छा एक साथ निभाते थे, किसानों की आवाज उठाते थे, और हरियाणा की राजनीति का बरगद और लौह पुरुष भी जिन्हें कहा जाता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनका कोई ऐसा किस्सा जो आपके साथ बहुत ही मजेदार रहा हो? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो हमारे गार्जियन की तरह थे भाई। जब हम जाते मिलते तो किस्से ही किस्से बन जाते थे। जब भी चौटाला साहब के पास किसी के काम के लिए हम जाते तो चौटाला साहब ऐसे समझते थे घर के मुखिया की तरह, जो काम, जब तक वो काम नहीं हो जाता 3 बार पूछते थे। हालांकि मेरा तो एक बात बता देता हूँ, मैं वो विदेश में थे और मैंने रात को 12 बजे किसी काम के लिए फोन किया तो चौटाला साहब ने कहा तू फलाने आदमी से जा मिल, मैंने बात कर ली है, जा। ठीक है। एक बार बाबूजी रात को 12 बजे ट्रेन में, सर्दियों का टाइम था, तो चंडीगढ़, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, तो मैंने रात को फोन मिलाया, तो रात को फोन उठाने के बाद मेरा काम हाथों हाथ, किसी वर्कर का कोई काम था, हाथों हाथ, और वह वापसी, उनकी खासियत थी काम करके वापसी बताना, अब बेटा तेरा काम हो गया और तू जा। जैसे हम तो बहुत छोटे थे, हमने चौधरी देवीलाल जी को देखा नहीं है, लेकिन सुना बहुत है, तो क्या कभी वो सतनाली आए थे जब आपकी उनसे पर्सनल मुलाकात हुई हो, या कभी आप तेजा खेड़ा या दिल्ली गए हो तब उनसे मुलाकात हुई हो? हाँ, मैं मेरे पापा के साथ दिल्ली गया था दिल्ली वाली कोठी में, जब मैं छोटा था, जब मैं इतना ज़्यादा कॉलेज में, स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता था, जब मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। उसके बाद सतनाली भी आए थे चौधरी देवीलाल, जब अपना मंडियाली में जो एजिटेशन चल रहा था, तो ताऊ देवीलाल रेस्ट हाउस में, अपने सतनाली रेस्ट हाउस में आए थे, हम वहाँ चाय पिला के आए। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से राजनीति में या खेल में या रोजगार में किस तरीके से आप उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैं युवाओं से एक ही बात कहूंगा कि युवा भटके ना, शराब जो ये जो है, इनका, ये एक मोबाइल भी एक तरह की बीमारी चल गई, इनमें ना भटके। जिसमें जिस भाई की रुचि खेल में है तो खेल को करे, जिसकी पढ़ाई में है वो पढ़ाई करे, लेकिन नशे पते से दूर रहे। आज हरियाणा में एक ये भी बहुत बड़ी बीमारी चल गई है, नशे पते वाली। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि नशे पते से युवा दूर रहे और पढ़ाई करे, और राजनीति में आना चाहे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, राजनीति भी साफ सुथरी होनी चाहिए, छवि साफ रखनी चाहिए। कभी एक किसी पर अपना राजनीति करने का मतलब, मेरा राजनीति करने का मतलब ये है कि मैं किसी की सेवा कर सकूं बस, और मेरा इससे कोई और ज्यादा वो नहीं है। अगर मैं किसी के काम आ सकूं, कोई काम मेरे पास जो कोई भाई आए तो उसका काम करवा सकूं। और हमारे नेता हमेशा 24 घंटा
वर्कर की सुनते हैं, टेलीफोन करते हैं तो टेलीफोन पे करवा देते हैं काम। और अगर हम जाके खड़े हो जाते हैं कि साहब हमारा ये काम है और ये अधिकारी नहीं मान रहा और हमारा गलत कर रहा है, तो हमारे नेता उनको फटकार भी लगा देते हैं और उनसे करवाना भी जानते हैं और करवा भी देते हैं। एक जैसे विपरीत परिस्थितियों में दोनों पार्टियां अलग हुई, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जब अलग नहीं हुई थी तो आप जैसे अभय के भी करीबी आज भी हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं, उस समय अभय चौटाला जी और अजय चौटाला जी का रिश्ता कैसा होता था जब वो राजनीति में आए? उनके जवानी के दिन थे, राजनीति संभाली थी, आप उनके साथ रहते थे। बहुत प्यार से रहते थे दोनों भाई। पता नहीं बाद में भाई भगवान ने क्या नजर लगाई, क्या हुआ, ये तो देखो उनका घर का मामला है। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन बहुत प्यार से रहते थे, बहुत सम्मान से रहते थे। हम भी कभी जब कोठी में जाते दोनों भाई साथ बैठते थे, साथ मिलते थे, साथ खाना खाते थे अच्छे से, और एक दूसरे का ध्यान रखते थे भी तूने क्या खाना है, तूने क्या पीना है, क्या करना है, अच्छे से। यानी कि दोनों भाइयों का बहुत प्यार था। पता नहीं बाद में किसकी नज़र लगी और क्या हुआ, क्या घटना हुई, ये तो भाई पता नहीं, ऊपर वाला जाने या भगवान जाने भाई क्या पार्टी के साथ क्या हुआ। आप जो भविष्य की राजनीति है उसमें इनेलो को किस प्रकार से देखते हैं? इनेलो देखो, एक होता है, इनेलो ने कभी राज की भूखे नहीं रही है। इनेलो ने हमेशा एक सामाजिक ताना बाना बनाकर पूरा काम, जो भी विपक्ष का काम, जब सरकार में रहे तो बढ़िया कानून लेके आए। आप देखो आज बुजुर्ग 3,000 रुपये ले रहे हैं तो ताऊ देवीलाल की देन है। ताऊ देवीलाल जैसा नेता भारतवर्ष में कहीं नहीं हुआ। और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जैसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ओम प्रकाश चौटाला जैसे तो नेता, हम ओम प्रकाश चौटाला जी के पास जाते तो जैसे अपने फादर दादा के पास जाते हैं या फादर के पास जाते हैं, भाई पापा में ये जरूरत है, तो वो सारी सुविधा अपना आप करवा दिया करते। तो धन्यवाद, आज आपने विस्तार से भविष्य की राजनीति। मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को हम ताऊ देवीलाल का सम्मान समारोह 112वां रोहतक में मनाने जा रहे हैं। तो आपसे सभी से, जो आपके दर्शक देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करें, उनके विचार सुने। और भी बड़ी बड़ी हस्तियां जो भी आएंगी बाहर से भी, पूरे देश से नेता आएंगे, उनके विचार सुने। और ताऊ देवीलाल ने हमेशा संघर्ष किया, हरियाणा मनाने का संघर्ष किया, हरियाणा को बचाने का संघर्ष किया, और हरियाणा की जनता को ऐसे ऐसे काम करवाने का काम किया जो कि आज तक विश्व में किसी ने नहीं किया होगा। देखो आज एक पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन का मामला है, चाहे वो गरीब आदमियों के नंबरदारी का मामला है, गरीब आदमियों को जमीन का मामला है, तो सभी ताऊ देवीलाल की देन है। और ये कर्जा माफी, जो किसानों की कर्जा माफी थी, उस टाइम पर ताऊ देवीलाल ने 10,000 रुपये का कर्जा माफ करके और किसानों को ऊपर उठाने का काम किया। मैं तो यही कहूँगा कि अब तो 25 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा रोहतक में आकर सम्मान समारोह में पहुँचे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने अपना समय हमें दिया, निजी समय से समय निकाल के दिया। देख रहे हैं जिस तरीके से मुझे पता लगा कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, फिर भी आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।